बिहार में पिछले 21 सालों से राज कर रहे नीतीश कुमार ने आखिरकार आज अपने आखिरी कैबिनेट बैठक में इस्तीफा दे दिया है और इस तरह से 2005 से चला आ रहा बिहार में नीतीश राज के खात्मे का समय आ गया, यानी नीतीश राज आज से खत्म हो गया। नए सीएम का नाम भी तय हो गया है। जी हाँ, जैसा आप अनुमान लगा रहे थे संभवतः वैसा ही, लेकिन हम आपको बताएंगे कि नया सीएम बिहार का कौन है और उस नए सीएम को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से वो नीतीश की जो इमेज है, नीतीश की जो इमेज पिछले 20 सालों में बनी है, उससे कैसे निकलने में वो सफल हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज 12 बजे जो है वो कैबिनेट की बैठक हुई। ये आखिरी बैठक थी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल की और इस बैठक में नीतीश कुमार ने 5 मिनट का भाषण दिया और इस 5 मिनट के भाषण में उन्होंने ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। और नीतीश के बाद सम्राट चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वो नए सीएम होंगे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और इसके अलावा जो बिहार के प्रधान सचिव हैं अमृत प्रत्यय, उन्होंने अपनी बात रखी। और 3 बजे नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से राजभवन पहुंचे और वहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और ठीक 4 बजे बिहार में एनडीए की विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नए नेता का नाम तय हुआ। जी हाँ, ये नया नेता कौन है, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन है, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में अपरिहार्य है, या था आज की तारीख तक। बिहार में जब से नीतीश राज आया उसके बाद से लेके आज तक पिछले 20 सालों में कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनी जो बगैर नीतीश के गठित हुई हो। जी हाँ, चाहे वो लालू प्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, चाहे वो इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बनाई और चाहे वो एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन डंका नीतीश कुमार का पिछले 20 सालों से बिहार में बसता रहा। नीतीश कुमार अब जा रहे हैं दिल्ली, राज्यसभा के सदस्य होंगे और बिहार के प्रगति में, बिहार के विकास में जो उनका योगदान था वो आगे भी जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना था। और ये बात उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक में भी कही, इसके पहले भी उन्होंने कहा है। और निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में वो बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जो चलेगी बिहार और दिल्ली से, उसमें निश्चित रूप से उनका महती योगदान होगा और बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने सपने देखे हैं वो निश्चित रूप से पूरे करने का वो अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। तो बहरहाल नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना, सब कुछ पता है आपको, इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात करते हैं नए मुख्यमंत्री की। और जी हाँ, और वो जो नया मुख्यमंत्री है वो है सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम। जी हाँ, डिप्टी सीएम का नाम लगभग तय हो चुका है और ये बात काफी दिनों से उड़ भी रही थी, जो राजनीतिक फिजाएं हैं उसमें ये तैर रही थी कि सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और बात तकरीबन आगे जाकर सच साबित हुई। बात करते हैं पहले सम्राट चौधरी की। उनके सामने वो बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी, नीतीश कुमार की छवि से वो कैसे निकल पाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि सम्राट चौधरी हैं कौन। सम्राट चौधरी बिहार में एक कद्दावर नेता जिनका नाम शकुनी चौधरी था, उनके बेटे हैं। शकुनी चौधरी सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे और उन्हीं के बेटे हैं। कुशवाहा समाज यानी कोयरी समाज से आते हैं सम्राट चौधरी और जिसका दबदबा बिहार में माना जाता है। ओबीसी के एक बहुत बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें एनडीए के एक बहुत बड़े चेहरे हैं बिहार में सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जब इस बार सरकार बनी इस चुनाव के बाद थे तो वो डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम के साथ साथ उनके पास होम डिपार्टमेंट था और होम डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार में कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सम्राट चौधरी के बारे में एक बात और भी आपको मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है उन्होंने बिहार के हर दिग्गज पार्टी से उनका नाता रहा है, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो जेडीयू रही हो और आज की तारीख में वो बीजेपी है और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। निश्चित रूप से जो बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी के सामने, वो चुनौती ये होगी कि वो किस तरह से सामाजिक, प्रशासनिक
और कानून व्यवस्था से लेकर जो बिहार की राजनीति है और जिस तरह से वहां पर जातिगत बाहुल्यता है, जातिगत राजनीति है, तो सबको साथ लेकर चलने की उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो चुनौती का सामना नीतीश कुमार ने बखूबी किया। बिहार में ईबीसी है, बिहार में ओबीसी है, बिहार में दलित है, बिहार में सवर्ण है, बिहार में पिछड़े हैं और हर जाति के, हर प्रजाति के अलग अलग नेता भी हैं, अलग अलग उनकी मान्यता भी है। इन सबको साथ लेकर चलना सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश की सफलता या नीतीश को अगर याद किया जाएगा तो उनके 3 कामों के लिए, पहला उनका सड़क, दूसरा बिजली और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कानून व्यवस्था। बिहार की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में नीतीश कुमार का महती योगदान है। इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश के पहले जो राज था उसे जंगल राज की संज्ञा दी थी, यहां तक कि कोर्ट ने भी एक बार इसे कोट किया था। तो ये जो सफलता नीतीश कुमार की है, इसको बरकरार रखना सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही सबको साथ लेकर चलना भी उनकी जरूरत होगी, मजबूरी तो नहीं कह सकते लेकिन जरूरत होगी। इसके अलावा इतना काम होने के बावजूद बिहार में पिछले 20 सालों में काम हुआ है, काफी काम हुआ है, अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ बाकी है। और एक मुद्दा, एक जो इशू है वो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, आयु है 50 सालों से चलता चला रहा है, वो मुद्दा है बिहार के पलायन का, युवाओं के पलायन का। जी हाँ, बिहार के युवा आज भी पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए पलायन करने पर मजबूर है। पिछली बार ये मुद्दा इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ उठाया था तमाम लोगों ने, खासकर पीके की, अगर प्रशांत किशोर की बात करें हम, तो प्रशांत किशोर ने पलायन का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था और उनके उठाने की वजह से और सोशल मीडिया पर उठे हलचल की वजह से दूसरी पार्टियों को भी इस मुद्दे को लेना पड़ा इस बिहार चुनाव में। हालांकि प्रशांत किशोर मुद्दा तो उठाए लेकिन कुछ कर नहीं पाए चुनाव में, नतीजे उनके बिल्कुल विपरीत आए, लेकिन ये मुद्दा बहुत मजबूती से उठा था इस बार के विधानसभा चुनाव में 2025 में। तो युवाओं को बिहार में रोजगार मुहैया कराना, नौकरी मुहैया कराना, साथ ही साथ जो है उनके पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर इंतजाम करना। जी हाँ, कभी बिहार, आपको मालूम है कि बिहार के ही बच्चे, ज्यादातर बच्चे आज भी तमाम सीमित संसाधनों के बावजूद, बाहर जाके पढ़ने के बावजूद, वो जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है यूपीएससी की, आईएएस की परीक्षा, उसमें बहुत सारे बच्चों जो है वो बिहार से आते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो इस तरह की सुविधा मुहैया कराना, पढ़ाई का बेहतर माहौल क्रिएट करना। कॉलेजों की स्थिति जो है इस समय बिहार में गड़बड़ हो गई है, खासकर कभी साइंस कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, पटना में इतना मशहूर कॉलेज था, कभी एक जमाने में उसका नाम हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में साइंस कॉलेज की क्या स्थिति है, जो भी बिहार का रहने वाला है, जो पटना का रहने वाला है, उसे पता है। तो एजुकेशन में काफी कुछ सुधार करना पड़ेगा सम्राट चौधरी को। साथ ही साथ कानून व्यवस्था तो एक मुद्दा उनके लिए है ही। पलायन रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी और पलायन रोकने के लिए सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बिहार में उद्योग धंधे लगाने होंगे, निवेश बुलाने होंगे और निवेश बुलाने के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहद मजबूत करना होगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, लाइन ऑर्डर हो और तमाम फैसिलिटीज हो, इंटरनेट हो, हर चीज से बिहार को लैस करना होगा, तब जाके वहां पर कुछ निवेश की स्थिति बनेगी। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने उत्तर प्रदेश का है। पिछले 11 सालों से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं और कानून व्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में है आज की तारीख में, अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की। लेकिन बावजूद इसके इन्वेस्ट यूपी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, बाकायदा अफसर डिप्यूट हुए हैं, बावजूद उसके निवेश आ रहा है लेकिन उसकी गति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो लिहाजा इस मोर्चे पर सम्राट चौधरी को बहुत ही जबरदस्त मेहनत करनी होगी। तो बहरहाल हमारी शुभकामनाएं सम्राट चौधरी को, हमारी शुभकामनाएं नई सरकार को। नई सरकार का गठन कल हो जाएगा, कल यानी 15 अप्रैल को। अब सवाल यह भी उठता है कि उसमें जेडीयू का क्या योगदान होगा। नीतीश के हटने के बाद उनकी पार्टी क्या टूट जाएगी या उसमें से कुछ लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। तो चर्चा यही है कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे, यानी जब नीतीश मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री जेडीयू से था, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से थे और इस बार उल्टा होगा, जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा और 2 जो डिप्टी सीएम होंगे वो जेडीयू से होंगे। तो जेडीयू में एक नाम तो बहुत आगे आ रहा है, उस नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए भी उछाला गया और वो नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। लेकिन निशांत कुमार के बारे में ये कहा जा सकता है कि अभी उन्हें उतना अनुभव नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी ने अपने परिवार को कभी
में शामिल नहीं किया, उनसे दूर रखा। निशांत को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने राजनीतिक तालीम नहीं दी, लिहाजा ये माना जा रहा है कि अनुभव की कमी की वजह से उन्हें फिलहाल इस तरह का कोई इसके बारे में इस तरह की बात करना मतलब कोई इसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। अब दूसरा नाम कौन होगा जेडीयू से, ये देखने वाली बात होगी। संजय झा होते हैं। संजय झा को माना जाता है कि बीजेपी के बहुत करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं। ललन सिंह होते हैं या फिर कोई तीसरा नेता होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल बिहार में बहार है और बदलाव की बयार है। बदलाव की यह बयार बिहार को कहां तक ले जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बनी रहेगी नजर हमारे इसके ऊपर, बिहार की राजनीति के ऊपर, बिहार के सीएम के ऊपर, बिहार में हो रहे कामों के ऊपर। तो आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।